शिवशंकर? यस सर। सो अपन स्टार्ट करें? सर 2-3 मिनट रुक जाओ सर, कोई आ जाए तो। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। Okay, guys. So I'm going to start. So I'm going to start introduction of wind and seismic analysis subject. So first of all, we'll understand what are the effects of wind and seismic on structures. तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में ही है, तो इसलिए हमारा तो भी जैसे साइस्मिक जो एनालिसिस है उसके कई और एस्पेक्ट्स हैं, जैसे एक है सीस्मोलॉजी। तो सीस्मोलॉजी जो है वो मेनली अर्थक्वेक की स्टडी के लिए है। अर्थक्वेक की स्टडी जब हम कह रहे हैं तो उसका अर्थक्वेक का स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट है, वो उसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि अर्थक्वेक कैसे आते हैं, अर्थक्वेक अगर कैसे आते हैं, कैसे प्रोपेगेट करते हैं, वो सारी चीज़ें। और अर्थक्वेक एक ऐसी ऐसा इंसिडेंट है, इवेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा रैंडमनेस है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है।
आप मतलब कोई भी किसी भी मेथड से ये नहीं बता सकता कि नेक्स्ट अर्थक्वेक कब, कहाँ आएगा, कितनी इंटेंसिटी का या कितने मैग्नीट्यूड का आएगा, तो वो किसी को नहीं पता है। कोई नहीं समझ पाता उसके फिर कैसे आते हैं, ये भी एक्चुअली तो किसी को नहीं पता है, लेकिन फिर लोगों ने थ्योरीज़ दी हैं कि भई बिलो ग्राउंड के जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हैं या और भी जो भी इनके रीजन्स हैं, उन्होंने दिए हैं, तो वो पार्ट आता है सीस्मोलॉजी में। हम बात कर रहे हैं सीस्मिक एनालिसिस की जो स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में है। तो अब तो आपको इससे एक ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जब हम सीस्मिक कह रहे हैं, जब हम सेस्मिक कह रहे हैं, तो सेस्मिक का मतलब अगर आपको अभी तक नहीं भी पता है, तो एक बात हमें समझ में आती है कि ये है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मतलब साइस्मिक। तो साइस्मिक इवेंट एक्चुअली अर्थक्वेक का मतलब साइस्मिक। सीस्मिक भी आपको सुनने को मिलेगा, साइस्मिक, जैसे यूएस की तरफ इसको लोग साइस्मिक बोलते हैं। साइस्मिक इवेंट जो है वो है अर्थक्वेक। अब सेकंड है विंड। तो विंड में क्या होता है? विंड आपको पता है, विंड है हवा का चलना। अब थोड़े तेज हवा का चलने को आप विंड कहते हैं। तो अ, ये विंड भी एक रैंडम लोड है। रैंडम का मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि भई एक 2-3 चीज़ें हैं इसमें, कि आपको ये नहीं पता है कि भई आज से 2 दिन बाद, 10 दिन बाद या आज से 50 दिन बाद या 1 साल बाद हवा की रफ़्तार कितनी होगी? हवा तेज़ होगी या धीमी होगी या किस डायरेक्शन में चल रही होगी, वो भी आप नहीं कह सकते। फिर मतलब इसके जो जैसे आज है, मतलब इनफैक्ट अब जैसे साइंस ने थोड़ी प्रोग्रेस की है, प्रोग्रेस करने पे ये है कि भई अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले, कि कितनी क्या स्थिति रहेगी 1-2 दिन के मौसम की, उसमें आँधी वगैरह का भी बता देते हैं वैसे, पर वो भी 100% एक्यूरेट नहीं है और बहुत लंबे, बहुत दूर तक का आप एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो ये दोनों जो लोड्स हैं वो अनप्रेडिक्टेबल लोड्स हैं। इन दोनों की जो एक विशेष ख़ासियत है, वो ये है कि ये दोनों अनप्रेडिक्टेबल लोड हैं। मतलब ये चूँकि एक ही कैटेगरी में रखे गए हैं, एक ही सब्जेक्ट में रखे गए हैं, तो इसके 2-3 मेन कारण हैं। एक तो ये दोनों अनप्रेडिक्टेबल लोड्स, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो लोड है, वो जो रीज़न है, वो है कि ये दोनों हॉरिज़ॉन्टल लोड्स हैं। अभी तक आप जैसे आपने अ, स्टील आप पढ़ रहे हो, आरसीसी आपने पिछली बार पढ़ा, तो वहाँ आप महसूस करोगे कि अभी तक हमने सिर्फ़ वर्टिकल लोड्स की बात की है, डेड लोड्स और डेड लोड और लाइव लोड, तो वर्टिकल लोड थे सारे। लेकिन ये जो दोनों लोड हैं, विंड एंड सेismic, ये दोनों हॉरिज़ॉन्टल लोड हैं। अब इसके अलावा जो मेजर जैसे वैसे तो जब आप जैसे खुद से पढ़ सकते हो, खुद से देख सकते हो, लेकिन 2 2 लोड तो आपने 2 तरह के 2 नेचर के लोड तो आपने यहाँ पे हमने बात की। एक तो वर्टिकल लोड जो थे वो विंड है, सॉरी वर्टिकल लोड में लाइव लोड, डेड लोड की 2 कैटेगरी आती थी। और उसके अलावा स्नो लोड वगैरह भी अगर है कहीं, तो वो स्नो भी वर्टिकल में ही आएगा, अलग से उसको मतलब ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, स्नो वगैरह अगर है तो। फिर वो वर्टिकल हो गया। अब हॉरिज़ॉन्टल में 2 कैटेगरी हैं, एक विंड है, एक सेismic है। तो ये स्ट्रक्चर के हॉरिज़ॉन्टल या कॉलम के क्रॉस सेक्शन में इनके कारण शियर फोर्स जनरेट होता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और इनके कारण जो डिफ़ॉर्मेशन है वो हॉरिज़ॉन्टल डिफ़ॉर्मेशन होगा। तो 2 तरह के लोडों पे 2 तरह के रीजन्स हैं जो स्ट्रेस वग़ैरह जनरेट करते हैं। अब ये तो फिज़िकल जो दिख रहे हैं वो लोड हैं, मतलब इसके अलावा जो एक लोड और एक दो तरह के जो स्ट्रेस कॉज़िंग एक्शंस आप कह सकते हो, उनको लोड कहना चाहो तो लोड भी कह सकते हो। और वो अभी यहाँ पे है नहीं, लेकिन आपको जस्ट आइडिया दे देता हूँ। जैसे टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर कैन बी अ लोड।
तो चेंज इन टेम्परेचर ऐसे मतलब आप देख लेना, अगर आप समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। चेंज इन टेम्परेचर इज वन ऑफ द लोड और सिग्निफिकेंट लोड। डिपेंड करता है कि किस तरह की स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में आपको उसको कंसीडर करने की ज़रूरत है या नहीं। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि उसको कंसीडर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बहुत सिंपल टाइप के अगर केसेज़ हैं तो। और कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि बहुत ही सिग्निफिकेंट मतलब सबसे इम्पोर्टेंट लोड ही वो हो गया, इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। तो अ, 2 तो ये हैं। फिर इसके साथ में फिर क्रीप और श्रिंकेज आता है। क्रीप और श्रिंकेज आप देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। क्रीप और श्रिंकेज फर्दर वो स्ट्रेस कॉज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है। और जो उम जो स्ट्रक्चर है उसको डैमेज भी पहुँचा सकते हैं और स्ट्रक्चर को उसके लिए केयरफुली डिज़ाइन भी करना पड़ता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस कि भई इन दोनों में डिफरेंस क्या है? साइस्मिक लोड में और पहले सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करते हैं। साइस्मिक लोड में और अ, इसमें जो ये है अपना विंड लोड है, इनमें डिफरेंस क्या है? तो उम, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भई फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड सी वी विल सी कि भई द डिफरेंस बिटवीन मतलब एक तो सिमिलैरिटी तो ये हो गई कि अनप्रेडिक्टेबल लोड्स हैं और इसके साथ-साथ इनमें हॉरिज़ॉन्टल लोड लगता है। अब डिफरेंस की अगर हम बात करें तो अ, दीज़ लोड्स आर अ, दीज़ लोड्स है द एक सेकंड। हाँ, यहाँ पर हमने डिस्कस किया डिफरेंस। तो साइस्मिक लोड, साइस्मिक लोड है that depend on the mass of the structure. That is first thing, seismic load depends on the mass of the structure and the distribution of mass. The load acts at the center of the mass of the structure. तो center of the mass of the structure तो आप बाद में ऐसे assumption है ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो सही नहीं है कि assumption भी कह सकते हो इसको और मतलब एक अप्रोक्सीमेशन कह सकते हो। तो मेन इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये है कि द सेismic फोर्स डिपेंड ऑन द मास ऑफ द स्ट्रक्चर। अब जो विंड फोर्स है, विंड फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? वो करेगा एक्सपोज्ड एरिया ऑफ द स्ट्रक्चर पे। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे सिस्मिक फोर्स की अगर जब हम बात करते हैं, तो हम ये अज़्यूम करते हैं कि एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में इस तरह से हमने अ, लंप मास हम अज़्यूम कर लेते हैं। तो ये जो स्टोरीज़ हैं, ये इसकी ग्राउंड सरफेस हो गया, ग्राउंड सरफेस और अब देन फर्स्ट स्टोरी और सेकंड स्टोरी। तो इनका जो मास है, मास M1, M2 ये इसमें मेन रोल प्ले करता है। ये कितना है, जितना मास बढ़ता जाएगा उतना उसका उसमें फ़ोर्स जो ट्रांसफ़र होगा, वो बढ़ता जाएगा। विंड में क्या होगा? विंड में एक्सपोज़्ड एरिया पर जो विंड फ़ोर्स लगाएगी, तो जैसे अगर अब इसमें तो मैंने सिंगल लाइन बना के ज भले ही ये मल्टी स्टो मतलब बिल्डिंग में कुछ चौड़ाई जैसे अर्थक्वेक की जब हम बात कर रहे हैं, तो बिल्डिंग में कुछ विड्थ रही होगी। लेकिन जब हमने विंड लोड की तो जब हम अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं, तो उसकी विड्थ से हमें डिपेंड करता है, लेकिन सिंपलिस्टिक एनालिसिस में उसकी विड्थ की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिंपल हमने बना दिया। लेकिन जब हम विंड की बात करें, तो अगर विंड विंड में इसकी विड्थ जो है, उसकी इम्पोर्टेंस है। तो अब यहाँ पर अब ये अगर 2 स्टोरी हैं, तो इनमें कितने गेट्स हैं, कितनी खिड़कियाँ हैं, कितना जो एरिया है वो इन्होंने खिड़की और दरवाज़ों ने कवर छोड़ा हुआ है, वहाँ से विंड पास हो रही है कि नहीं हो रही। इतना एरिया अ, जो है वो तो ये जो ग्रीन एरिया है, ये ग्रीन एरिया विंड को के फ्लो में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा और जब ये विंड के फ्लो में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, तब विंड इस पर फ़ोर्स लगाएगी। तो
ये जो है मास पर वो है मास पर डिपेंड करता है और ये एक्सपोज्ड एरिया पर डिपेंड करता है। दैट इज़ फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। सिमिलरिटी तो ये है कि ये दोनों हॉरिजॉन्टल हैं और रैंडम हैं। अब डिफरेंस देख रहे हैं हम। सेकंड डिफरेंस है कि सिस्मिक फोर्स जो है विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड तो will be distributed along interior and exterior frames and columns in the structure along the location acts at the location of masses। तो अब ये सेकंड केस क्या कह रहा है? सेकंड केस कह रहा है कि भई जहाँ पर भी इंटीरियर है चाहे एक्सटीरियर है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ भी मास है, वहाँ वो फ़ोर्स ट्रांसफ़र होगा। अब हर इसमें वैसे इंटीरियर और एक्सटीरियर हम हॉरिज़ॉन्टल की बात कर रहे हैं, वर्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं। वर्टिकल में डिफ़रेंस आता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हॉरिज़ॉन्टली मतलब अगर जैसे फर्स्ट फ्लोर का कॉलम है, फर्स्ट स्टोरी का कॉलम है, ग्राउंड फ्लोर जिसको हम कहते हैं। तो फर्स्ट स्टोरी के जो कॉलम हैं, तो वो चाहे इंटीरियर कॉलम है, चाहे एक्सटीरियर कॉलम है, वो कितने मास से जुड़ा हुआ है, कितने वेट से जुड़ा हुआ है, इस पर डिपेंड करता है कि कितना अ, उ उसको फ़ोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। लेकिन विंड के साथ ऐसा नहीं है। अब चूँकि हमने देखा कि वो जो साइस्मिक लोड है, वो मास पे डिपेंड कर रहा है, तो मास तो कहीं भी हो सकता है इंटरनल, एक्सटर्नल। इसलिए वो एक्सटर्नल इंटरनल से इंडिपेंडेंट है। लेकिन विंड के केस में क्या हो रहा है? विंड के केस में हो रहा है कि अगर एक्सटर्नल सरफेसेज़ हैं, एक्सटर्नल सरफेसेज़ रेज़िस्ट कर रही हैं, तो एक्सटीरियर फ्रेम पर ही लोड लगेगा। बाकी के जो लोड हैं, वो इंटीरियर पे तो उनसे या तो अगर विंड पास हो रही है तो ट्रांसफ़र होगा, अदरवाइज़ स्ट्रक्चर की जो इंटीग्रिटी सिस्टम है, यानी कि बीम से कॉलम कनेक्टेड हैं, तो जो 2 कॉलम हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर वो आपस में बीम से कनेक्टेड हैं, तो वो फ़ोर्स उधर से ट्रांसफ़र होगा। अदरवाइज़ विंड तो जो सबसे एक्सटीरियर सरफेस है, जो उसको रेज़िस्ट कर रही है, उसी पर फ़ोर्स लगाएगी और वो सरफेस उस कॉलम पर फ़ोर्स को ट्रांसफ़र करेगा। तो ये मेनली ऐसा कह सकते हो आप कि मेनली एक्सटीरियर पर एक्सटीरियर जो फ्रेम है उस पर फ़ोर्स लगेगा और इंटीरियर पर वो मतलब रिड्यूस हो सकता है और स्ट्रक्चर के सिस्टम के ऊपर है, कई बार ऐसा हो सकता है अगर दोनों इंडिपेंडेंट हैं, जैसे कोई सब स्ट्रक्चर है अंदर सब स्ट्रक्चर तो सही वर्ड नहीं है लेकिन एक इंडिपेंडेंट अगर स्ट्रक्चर है अंदर किसी और पर्पज़ से तो वो बिल्कुल उससे अनअफेक्टेड रहेगा। लेकिन अर्थक्वेक के केस में ऐसा नहीं हो सकता। अर्थक्वेक में जहाँ मास है अगर वो ग्राउंड से कनेक्टेड है या दूसरे उससे कनेक्टेड है तो अ, उसमें फ़ोर्स ट्रांसफ़र होगा। तो हालाँकि ऐसा भी जो नई जो टेक्नोलॉजी है का डेवलपमेंट है वो ये कोशिश मतलब उसमें ये किया जाता है कि एक बेस आइसोलेशन टेक्निक है कि इसमें फ़ोर्स भी ट्रांसफ़र ना हो, लेकिन वो अभी आपके उसका नहीं है, आपका इंटरेस्ट हो तो आप बेस आइसोलेशन पढ़ सकते हो। तो अब इसने बताया कि वो जो विंड लोड वाले में कि जो इंटीरियर है वो चूँकि उनमें फ़ोर्स कम लगता है इंटीरियर फ्रेम से तो इस इफ़ेक्ट को शील्डिंग इफ़ेक्ट बोलते हैं। बाहर वाला एक्सटीरियर सरफेस अंदर वाले को शील्ड करता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर हैविंग सिस्मिक लोड में। तो अब ये कह रहा है कि भई अगर आपके पास जो मास है वो अगर कम है तो सेismic इवेंट में ये बेटर स्ट्रक्चर है। क्योंकि कम मास है तो कम फ़ोर्स आएगा तो कॉलम पे लोड कम पड़ेगा और उसमें डैमेज कम होगा, उसमें जो स्वे है, स्वे का मतलब हॉरिज़ॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कम होगा। अब अर्थ पे विंड में क्या हो रहा है? विंड में अगर मास कम है, तो क्या होगा? क्योंकि पहले के साइज़्मिक के केस में तो फ़ोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए कम मास होना बेटर है। लेकिन सेकंड केस में क्या होगा? सेकंड केस में एरिया जो एक्सपोज़्ड एरिया है, अगर वो बढ़ेगा, तो फ़ोर्स बढ़ेगा और जो जैसे एक्सेलरेशन होता है, वो F अपॉन m होगा।
तो मास ज़्यादा होगा तो इसमें एक्सेलरेशन और उससे जो सब्सिक्वेंट डिस्प्लेसमेंट है वो कम आएगा। तो फ़ोर्स तो मास के पे डिपेंडेंट नहीं है, विंड का, वो एरिया पे डिपेंडेंट है। तो कम एरिया होना, कम एरिया होना, कम एक्सपोज़्ड एरिया होना हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन मास ज़्यादा चाहिए। अगर ज़्यादा मास है तो ज़्यादा वो स्टेबल होगा, कम उसमें डिफ्लेक्शंस आएँगे। तो अ फर्स्ट वाले केस में, साइस्मिक वाले केस में कम मास वाला बेटर है और सेकंड वाले केस में ज़्यादा मास वाला बेटर है। अब नेक्स्ट है द स्टिफनेस ऑफ स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस द फोर्स डेवलप्ड। तो अब स्टिफनेस जो है, अब स्टिफनेस अगर ज़्यादा है तो उसमें फ़ोर्स भी ज़्यादा आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक का जो मोशन होता है, वो इस तरह का होता है कि इसमें ग्राउंड शेकिंग होती है, ग्राउंड विल शेक। तो ये ग्राउंड शेकिंग होगी। तो ग्राउंड शेकिंग होगी लेफ्ट एंड राइट। इनफैक्ट लेफ्ट एंड राइट होगी तब तीनों डायमेंशंस में मूवमेंट हो सकता है। तो जब इनमें लेफ्ट राइट शेकिंग हो रही है, तो अर्थक्वेक बेसिकली जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्प्लेसमेंट देता है। सीधे-सीधे शब्दों में सीधे-सीधे वो फ़ोर्स नहीं देता है, वो देता है डिस्प्लेसमेंट। तो उसने दे दिया आपको डेल्टा। अब अ, आपने मैं श्योर नहीं हूँ कि आपने स्टिफनेस मेथड पढ़ा है अभी तक या नहीं पढ़ा है। पर अगर अम, आपने स्टिफनेस मेथड पढ़ा है क्या स्ट्रक्चरल एनालिसिस का? क्या आप लोगों ने स्टिफनेस पढ़ी हुई है? शायद ज़्यादा पता तो नहीं है लेकिन पढ़ा था शायद। ध्यान नहीं है सर। ओके, ठीक है। किसी और को याद है? मतलब मैं चलो खैर एनीवे अ, मुन मुनासिब पढ़ा है तुमने? पढ़ा है सर स्टिफनेस उसमें स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ठीक है। तो मैं बहुत शॉर्ट और में लखन बता देता हूँ। हाँ, ठीक है। बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। भई देखो, क्या होता है स्टिफनेस मेथड ये कहता है कि जो फ़ोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ कोरिलेट किया जा सकता है। सर आवाज़ नहीं आ रही है आपकी।
हेलो। यस सर। हाँ, वो स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? हाँ आ रही है सर। आई थिंक इंटरनेट का थोड़ा इशू हुआ था बीच में। ओके। तो हम बात कर रहे हैं, तो पहले केस में स्टिफनेस, साइस्मिक के केस में स्टिफनेस बढ़ने के साथ-साथ फोर्स बढ़ता है। लेकिन अगर विंड की हम बात करें तो हाइट बढ़ने के साथ-साथ फोर्स बढ़ेगा। तो जैसे-जैसे हाइट बढ़ती है वैसे फोर्स बढ़ेगा। तो पहले केस का समझ में आ गया। अब सेकंड केस में ऐसा क्यों हो रहा है? हाइट बढ़ने का फोर्स फोर्स के साथ क्या रिलेशन है वो हम देखते हैं कि अगर लेट अस से एक ये हाइट का डायग्राम मैंने इसे बनाया। आपको ये डायग्राम जो स्टील वाली बुक है, उसमें सब में मिल जाएगा वैसे। ये सुब्रमण्यन में भी दिया हुआ है। तो जैसे-जैसे हाइट बढ़ती है, वैसे-वैसे विंड की जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट पैराबोलिक शेप में बढ़ती जाती है। तो विंड की स्पीड ग्राउंड पे बहुत कम है, जो मतलब अ, जो ग्राउंड है उस पर ऑलमोस्ट क्लोज टू ज़ीरो आप कह सकते हो इन जनरल। फिर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसकी जो मैग्नीट्यूड है विंड का, वो विंड की स्पीड का वो बढ़ता जाएगा। तो अगर कोई बिल्डिंग जो है वो इस स्तर पर है, बिल्डिंग है यहाँ पर। अब यहाँ से जो फ़ोर्स लगेगा वो बहुत कम लगेगा, और यहाँ से जो फ़ोर्स ज़्यादा लगेगा, और इधर से फ़ोर्स लगेगा वो और ज़्यादा लगेगा। तो विंड फ़ोर्स जो है वो हाइट के साथ में इंक्रीज़ होता जाएगा, राइट? अभी तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो बोल सकता है। आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो आई सपोज़ कि भई इस समय आपको डाउट नहीं, बाद में भी है, हमें कल क्लास होगी उसमें भी पूछ सकते हो आप। तो अब इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बताया है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हम मानते हैं। तो जो मैंने बताया है डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक शेप का, वो तो विंड की वेलोसिटी का है। अब यहाँ पर बताया है कि भई स्ट्रक्चर में फ़ोर्स कैसे लगेगा? स्ट्रक्चर में फ़ोर्स कैसे लगाएगा? आप देखोगे कि जो शियर फ़ोर्स है, अ, इसमें आप इस फिगर को इग्नोर कर दीजिए। यू कैन इग्नोर दिस फिगर। ये एक्चुअली इस तरह की जो शेप आएगी ना, वो आएगी इसके डिस्प्लेसमेंट की। हम ऐसा कर सकते हैं। अब ये मैंने नेट से लिया है। सो हियर यू कैन राइट डिस्प्लेसमेंट प्रोफाइल। तो नीचे डिस्प्लेसमेंट कम दिखेगा आपको, क्योंकि नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर के बीच का डिस्प्लेसमेंट है। फिर दूसरा आपको दूसरे वाले डिस्प्लेसमेंट में नीचे वाला भी जुड़ चुका है। तीसरे वाले में नीचे के 3 जुड़े हुए हैं। Q4 में जो नीचे के 4 जुड़े हुए हैं। तो ये इस तरह से जुड़े हुए हैं, तो सबसे ऊपर वाले में सारे डिस्प्लेसमेंट का सम होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा दिखता है। ऊपर वाला ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नज़र आएगा, नीचे वाला कम आएगा। लेकिन अगर शियर फ़ोर्स की बात करते हैं, ये शियर जो है वो है शियर फ़ोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा नीचे वाले फ्लोर, फिर उससे ऊपर वाले में थोड़ा कम, फिर उससे ऊपर वाले में थोड़ा कम। तो जब आप
शियर फोर्स की बात करोगे तो ऊपर वाला जो सबसे ऊपर वाला है उसमें सबसे कम है। अब क्या हुआ उसका अब वो फ़ोर्स कहाँ ट्रांसफ़र करेगा? वो कनेक्टेड उस अपने से सिर्फ़ नीचे वाले फ्लोर पर है। तो जो फ़ोर्स है, जो इसमें फ़ोर्स आया वो नीचे वाले में भी ट्रांसफ़र होगा और इस स्टोरी में आया वो भी जुड़ जाएगा। तो शुरू से शुरू करते हैं। मान लो अर्थक्वेक शेकिंग हुई, शेकिंग होने के कारण ये जो मास है, कॉलम में मास तो बहुत कम रहेगा, मेन मास जो है वो स्लैब में रहेगा और बीम्स भी मतलब बीम्स तो कॉलम के कंपैरेटिव ही है पर वहाँ चूँकि स्लैब होती है, तो इसलिए वहाँ पे मास बहुत ज़्यादा होता है। तो एक ईज़ी टू अंडरस्टैंड वे में समझने के लिए हम मान लेते हैं कि कॉलम में ज़्यादा मास नहीं है, कॉलम को छोड़ दो, स्लैब को गिन लो। तो स्लैब जस्ट सबसे ऊपर की स्लैब है, इसमें मान लो हाँ, वाइब्रेशन हुए या अर्थक्वेक के कारण इसने डिस्प्लेसमेंट फेस किया। तो इसका जो फ़ोर्स है शियर फ़ोर्स वो इस कॉलम में और इस कॉलम में ट्रांसफ़र होगा, यही रजिस्ट करेंगे और तो कहीं से कनेक्टेड ही नहीं है। अब जब ये वाइब्रेशंस हुए, ये वाइब्रेशंस होने के बाद क्या होगा कि अब यहाँ पर इसमें भी वाइब्रेशन हुए, तो ये जो फ़ोर्स है वो भी यहाँ ट्रांसफ़र हुआ और ये जो फ़ोर्स है वो भी यहाँ ट्रांसफ़र हुआ। तो 2 फ़ोर्स यहाँ ट्रांसफ़र हो गए। अब उससे नीचे की बात करते हैं तो यहाँ भी ऐसी स्थिति है। तो हाँ, यहाँ भी स्थिति है, यहाँ भी वाइब्रेशन है तो इसके कारण भी फ़ोर्स ट्रांसफ़र हुए और यहाँ पर जो दोनों इकट्ठा हो रहे थे वो भी यहाँ ट्रांसफ़र हो गए। फिर सेम चीज़ यहाँ होगी तो हर बार आप देखोगे कि जो फ़ोर्स है, कोई भी जो कॉलम है उससे ऊपर के जितने भी मासेज़ हैं, जितने भी स्लैब्स हैं, उनका जो डायनामिक फ़ोर्स है, वो कॉलम में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ऊपर वाला सारे नीचे में क्युमुलेटिव होते जाएँगे। तो वो जो फ़ोर्स है, वो नीचे, नीचे, नीचे फ़ोर्स बढ़ता जाएगा, जो तो सबसे राइट वाले फिगर में देखें। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि भले ही फ़ोर्स सबसे नीचे ज़्यादा है, फ़ोर्स भले ही सबसे नीचे ज़्यादा है, लेकिन ये ग्राउंड से अलग थोड़ी हो सकता है। ग्राउंड से अलग तो हो नहीं सकता, नीचे वाला तो वहीं चिपका ही रहना पड़ेगा उसको। जैसे-जैसे अर्थ जो इसकी फाउंडेशन है, वो तो अर्थ से चिपकी रहेगी, जैसे-जैसे अर्थ हिलेगी, वैसे-वैसे इसको मूव करना पड़ेगा। इसके पास कोई और अल्टरनेटिव ही नहीं है। तो क्या होगा कि ये जो है ना ग्राउंड सरफेस या इसको फ्लोर कह सकते हैं ग्राउंड फ्लोर। तो जो इसकी नीचे की फाउंडेशन है, वो तो फिक्स हो गई, वो तो हिलेगी नहीं। अब जो फर्स्ट अ, फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर क्या है, ये थोड़ा-सा शिफ्ट होगा। अब ये थोड़ा शिफ्ट हुआ तो ये इसको आप ऐसा कह सकते हो भई, अब ये शिफ्ट हुआ तो इसके ऊपर वाला इसी से कनेक्टेड है तो इसको इसके साथ चलना पड़ेगा। अब यहाँ भी कुछ फ़ोर्स है तो ये भी शिफ्ट होगा। अब इसको इसके साथ ऊपर चला, फिर ये इसमें फिर से फ़ोर्स है तो ये भी कुछ शिफ्ट होगा, फिर ये वो आप ऊपर तक जाओगे, फिर शिफ्ट होगा। तो ऐसे करके भले ही फ़ोर्स ऊपर कम है, लेकिन शिफ्ट तो नीचे वाले के साथ ही होना पड़ेगा। तो इसलिए ये दोनों जो फिगर्स हैं, वो दोनों एक-दूसरे के अपोज़िट हैं। इज़ इट क्लियर? यस सर। सर ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला डायग्राम है, इसको हाँ, हाँ। ये पैराबोलिक आएगा तो इसको मतलब ड्रॉ कैसे करेंगे? नहीं ऐसा है मतलब देखो तुम्हारे लेवल पे उतना वो नहीं है, बस तुम्हें इतना समझना है कि भई इस तरह का बिहेवियर है। बिहेवियर की बात है, तुम्हारे लेवल पे ये नहीं है कि ये इसकी एग्ज़ैक्ट शेप बनानी है। तुम उसको अगर तुम्हें फिर भी मतलब पैराबोलिक टाइप की शेप आप बना सकते हो। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा इस तरह का पैराबोला नहीं बनाना है। बहुत बिल्कुल फ्लैट टाइप का आपको सिंपल जैसे एक ऐसे लाइन खींची, एक ऐसे लाइन खींची ऐसे इस तरह का पैराबोला बना दो। ये मैंने ज़्यादा सटा दिया। थोड़ा-थोड़ा बढ़ता जाएगा, हल्का-हल्का बस इतना ही ये सफिशिएंट इसको ऐसे कर दो, ऐसे एरो बना दोगे, काम चल जाएगा। ठीक है? ओके, ओके सर। हाँ। तो ये तो इसमें हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं दूसरे केस की।
विंड वाले की। और विंड वाले में फिर से सेम पॉइंट आता है कि जो डिस्प्लेसमेंट का प्रोफाइल तो वैसा ही होगा जैसा पहले वाले में। डिस्प्लेसमेंट तो अलग तरह का नहीं हो सकता, क्योंकि भई ये जो फर्स्ट फ्लोर है वो ग्राउंड फ्लोर से सटा हुआ है, और ग्राउंड फ्लोर मतलब फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर जो है उनकी एक अपनी कंपैटिबिलिटी है, थोड़ा बहुत वो डिस्प्लेस हो सकते हैं हॉरिजॉन्टली। अब जो ग्राउंड फ्लोर है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, वो उससे अलग नहीं हो सकता। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों में एक जैसी प्रोफाइल बनेगी, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट ऐसा ही बनेगा। इसमें भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऐसा ही जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स भी इसी तरह का हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स जैसा मैंने विंड की स्पीड बताई थी, अब उससे क्या होगा, विंड की स्पीड चूँकि इस तरह की है, तो अब इसमें फोर्स भी उसी तरह का होगा। जैसे-जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वैसे-वैसे उसमें जो अ, फोर्स है, फोर्स की मात्रा बढ़ती जाएगी। अब उससे होगा क्या कि अब फ़ोर्स की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो इसमें इतना हो सकता है कि जो अर्थक्वेक वाले में जो जो शेप है वो कम ऊपर जाके हो रही है, और इसमें इसमें च ये थोड़ा-सा इस तरह से हो सकती है। इस तरह के चेंजेज़ इन दोनों में हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर फ़ोर्स ज़्यादा है तो ऊपर वाले में जो अ, 2 स्टोरी के बीच का जो गैप है वो 2 स्टोरी के बीच का गैप ऊपर जाके बढ़ जाए, क्योंकि ऊपर जाके फ़ोर्स ज़्यादा है, और पहले वाले में 2 स्टोरी के फ़ोर्स ऊपर जाके कम हो जाए, 2 स्टोरी के बीच का डिफरेंस डिफ्लेक्शन का, इसको हम बेसिकली ड्रिफ्ट कहते हैं। ड्रिफ्ट होता है अ, जो एक स्टोरी से मतलब ये स्टोरी गई यहाँ तक और ये स्टोरी गई यहाँ तक, जैसे यहाँ पे दिखाया है, ये और ये। तो इन दोनों के जो बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको ड्रिफ्ट कहते हैं, ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट ऐसा हो सकता है कि भाई ड्रिफ्ट इसमें बढ़ जाए। अब ऊपर जाके नीचे कम हो, अर्थक्वेक में नीचे ड्रिफ्ट ज़्यादा हो सकती है, पर मतलब बहुत ज़्यादा कम तो उसमें भी नहीं होगी, क्योंकि ऊपर वाले जो वो हैं वो एक तरह से इंडिपेंडेंट हैं, नीचे वाले कनेक्टेड हैं। तो अब हम बात करते हैं तो अ, जैसे इन्होंने पूरी तरह से पैराबोलिक क्यों नहीं लिया है? एक क्वेश्चन आपका ये हो सकता है। जो फोर्सेज़ हैं तो अ, यहाँ पर इसको यहाँ पे अर्थक्वेक वाले केस में पैराबोलिक इसलिए नहीं लिया है, क्योंकि जो फ्लोर लेवल है, जैसा मैंने कहा कि जो फ्लोर का जो स्लैब जो है वो उसका मास गवर्न कर रहा है। तो 4th फ्लोर का स्लैब और 5th फ्लोर का स्लैब, इनके बीच में जो कॉलम है उसके मास को हमने इग्नोर कर रखा है। तो जो हम कह रहे हैं कि वो जो फ़ोर्स है वो वहीं पे लग रहा है 4th फ्लोर पे या 5th फ्लोर पे, तो उनके बीच में कोई मास मूव नहीं है, तो कोई फ़ोर्स भी नहीं लग रहा है, तो उनके बीच में कोई चेंजेज़ नहीं आएगा, बीच में कांस्टेंट फ़ोर्स रहेगा। 4th पर जो लगा वो 3rd पर आने में कांस्टेंट रहेगा, फिर 3rd पर फिर नया फ़ोर्स लगा, फिर वो जुड़ गया, फिर से कांस्टेंट हो गया, फिर 2nd तक। अब इसमें क्या होगा अर्थक्वेक में? अर्थक्वेक में चूँकि सरफेस पर हम डिपेंडेंट हैं, तो इस तरह का ऐसी कोई समस्या इसमें नहीं है। अर्थक्वेक में ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी एप्रोक्सिमेशन के लिए हम जो एक्सपोज्ड सरफेस है उसके थोड़ी-थोड़ी डिस्टेंस पर उसका सेंट्रोइड ले लेते हैं, उस सेंट्रोइड पर उसको विंड की स्पीड को देखते हुए वहाँ पर फ़ोर्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फ़ोर्स है वो एक्चुअल फ़ोर्स तो पैराबोलिक है, लेकिन इंजीनियरिंग कैलकुलेशन के लिए इसको हमने सिम्प्लीफाई कर लिया और इसे स्टेप्स में बदल लिया। तो एक्चुअल फ़ोर्स इस तरह का हो सकता है, कुछ इस तरह का कुछ हो। ये भी पैराबोलिक ही होगा। तो हाँ, ठीक है भाई। यस सर। ओके।
आपको अगर कोई डाउट आ रहा हो, क्योंकि ये थोड़ा-सा अलग है जो आपने अभी तक पढ़ा है उन चीज़ों से, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अ, नाउ द नेक्स्ट अ अ, यहाँ पर जो डैम्पिंग है, अब डैम्पिंग आपको नहीं पता है, तो मैं ऐसा अज़्यूम कर रहा हूँ, तो डैम्पिंग मैं सिंपल टर्म में समझा देता हूँ। तो डैम्पिंग क्या है कि जैसे आपने एक पेंडुलम लिया, हाँ, पेंडुलम लिया, इस पेंडुलम को इधर ले जाके इस पोज़ीशन में ले जाके आपने छोड़ दिया। तो अब क्या होगा, ये थोड़ी देर टू एंड फ्रो मोशन करेगा और बाद में धीरे-धीरे इसकी स्पीड कम होती जाएगी, ये रुक जाएगा। तो जो इसकी जो रुकने की प्रक्रिया है, अब हम देख रहे हैं कि वो ऐसे कोई ऐसा कोई फ़ोर्स नहीं है इस पे। हालाँकि कुछ फ़ोर्स है जिसमें लग रहे हैं, जैसे अर्थ पे वो एयर का रेजिस्टेंस लग रहा है। ऐसे और भी जहाँ पर ये हुक है, वहाँ पर फ्रिक्शन है, ऐसे कुछ फ़ोर्सेस लग रहे हैं। इन जनरल अगर इसको सिंपल टर्म में देखा जाए, तो एक और एग्ज़ाम्पल है, जैसे आपका गेट्स हैं। गेट्स में आपने देखा होगा कि भई गेट जो हैं वो कई बार इस तरह की सिचुएशन होती है कि वो बंद नहीं होते। तो बंद नहीं होते तो हम क्या करते हैं, उनमें एक मशीन लगा देते हैं, वो उसमें लीवर आर्म होता है तो वो गेट को बंद करती है। अब क्या होता है कि कई बार वो गेट उसमें क्या होता है, उसमें गेट को बंद करने की प्रक्रिया क्या होती है, उसमें एक स्प्रिंग होती है। तो जब आपने खोला तो स्प्रिंग दब गई, और जैसे ही आपने छोड़ा उसको, तो स्प्रिंग वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आने की कोशिश करती है और वो गेट को बंद करती है। पर अगर अगर आप सिंपल इसी तरह से देखोगे कि स्प्रिंग ही लगा दोगे, तो स्प्रिंग तो उसमें ताकत लगाएगी और धड़ाम से बंद करेगी। तो उसमें साथ में स्प्रिंग के हम डैम्पर भी लगाते हैं। वो डैम्पर क्या करता है कि उसकी जो स्पीड है, उसको नहीं बढ़ने देता है, या बेसिकली जो उसकी एनर्जी है उसको डिसिपेट कर देता है। एक बहुत सिंपल और एक बहुत सिंपल और बहुत अ, बेसिक तरीके से अगर कहें, तो जो उसकी में एनर्जी है, एनर्जी को डिसिपेट डैम्पर करते हैं। तो उम, जब हमने फ़ोर्स लगाया है, जब जो तो इसमें भी क्या होगा, जो पेंडुलम है, पेंडुलम में जो आपने जो भी डिस्प्लेसमेंट दिया या कुछ भी दिया, उसमें अ डिस्प्लेसमेंट या कोई भी स्थिति अगर है, तो अ, उम, धीरे-धीरे टू एंड पहले टू डिस्प्लेसमेंट देने का मतलब है कि इसमें हमने कुछ एनर्जी दी है। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस्ड जो कंडीशन है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी से डिफाइन कर सकते हैं, जो डिस्प्लेस्ड कंडीशन है। तो इसका जो क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आया मुझे। डैम्प्ड फ़ोर्स और अनडैम्प्ड फ़ोर्स। हेलो, हेलो। हाँ, मुझे समझ एग्ज़ैक्टली क्लियर नहीं समझ में आ रहा कहना क्या चाह रहे हो? या तो तुम मैसेज में मैं मुझे व्हाट्सएप करके तो भेज दो, क्या कहना चाह रहे हो, मैं उसको बताता हूँ। हाँ, और चाहो तो इसके इसके चैट्स में भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे भी देखिए इसके चैट्स में लिख दो भले ही, यहीं पे मैं बता देता हूँ। तो हम ये कह रहे हैं भई कि 1 सेकंड होल्ड रखो।
ओके, सो पहले मैं अपना ये स्टेटमेंट खत्म कर देता हूँ। तो इसमें जो हमने डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्प्लेसमेंट से उसमें स्ट्रेन एनर्जी आ गई एनर्जी की फॉर्म में। अब एनर्जी क्या करेगी? स्ट्रेन एनर्जी इसमें काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। जब ये वापस इस स्टेज पर आएगा, फिर वापस यहाँ आ गया, तो यहाँ पर है स्ट्रेन एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी। इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। ये है पोटेंशियल एनर्जी, और इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी तो इनिशियल वाली स्टेज पर ही आ गई, तो हम इसको डेटम या ज़ीरो मान लेते हैं। ज़ीरो तो नहीं है, लेकिन चूँकि ये ओरिजिनल वाली थी, तो इसको हमने रेफरेंस करके इसको ज़ीरो मान लिया। तो यहाँ पर पूरी की पूरी जो एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। तो ये स्टोर्ड हैं, ये दोनों स्टोर्ड एनर्जी। अब ये इधर वापस इधर जाएगा, और ये वापस ऐसे दोनों इधर टू एंड फ्रो मूव करता है। इस दौरान इस मूवमेंट में जो डैम्पिंग है, वो डैम्पिंग इसके एनर्जी को डिसिपेट करती रहेगी। एनर्जी को चूँकि डैम्पिंग डिसिपेट करती रहेगी, तो अगली साइकिल में क्या होगा, जब ये वापस आएगा तो यहाँ तक पूरा नहीं आएगा, ऐसे ही इधर जाएगा तो और कम हो जाएगा। फिर उससे अगली साइकिल में फर्दर इसमें रिडक्शन होगा, यहाँ तक गया, फिर ये यहाँ तक गया, ऐसे ये कम होता जाएगा। तो ये डैम्पिंग का इफ़ेक्ट है। डैम्पिंग इसकी एनर्जी को डिसिपेट करती जाएगी और धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। हाँ, धीरे-धीरे ये रुक जाएगा। तो डैम्पिंग का काम होता है कि एनर्जी को डिसिपेट करना, उसके मूवमेंट को, और दूसरी तरह से आप ऐसा कर सकते हो, उसके जो मूवमेंट्स हैं, उसका विरोध करती है। मूवमेंट को खत्म करती है धीरे चाहे मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो। अब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि डैम्पिंग विल बी कंसीडर्ड इन कैलकुलेशन ऑफ सीस्मिक फोर्स। तो जब सीस्मिक फोर्स की जब कैलकुलेशन हम करते हैं, तो उसमें डैम्पिंग, जैसे स्टिफनेस के लिए मैंने कहा K इंटू डेल्टा, ऐसे ही डैम्पिंग डैम्पिंग किस तरह की, उस पर डिपेंड करता है। मोस्ट कॉमन या मोस्ट पॉपुलर जो डैम्पिंग है, वो विस्कस डैम्पिंग हम लेते हैं, तो वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। तो उसको हम लिखते हैं सी एक्स डॉट। एक्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्स, ये एक्स डॉट है ना, ये पूरा, ये बेसिकली होता है dx ओवर dt, यानी कि वेलोसिटी। और ये डैम्पिंग को c जो है, ये डैम्पिंग कोफिशिएंट है। c जो है वो डैम्पिंग कोफिशिएंट है। तो ये अर्थक्वेक के जो फोर्स हैं, उनमें डैम्पिंग कोफिशिएंट कंसीडर किया जाता है। अब जो ये है wind force, so damping will not be considered in calculation of wind forces in normal conditions। तो जनरली हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। यूज हो सकती है, पर जो सिंपलिस्टिक एनालिसिस है, जो सबसे सिंपल केस है, उसमें अपन उसको कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, डैम्पिंग जो विंड है, विंड भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है, काफ़ी रैंडमनेस है इसमें। तो इसको हमने एनालिसिस करने के लिए सबसे सिंपल जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो सबसे सिंपल जो तरीके हैं, वो एक्सेप्ट किए हुए हैं। उसमें भी ये है कि एक्यूरेसी, एक लिमिट तक एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। ओके, अब मुनासिब के क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है व्हाट इज़ डैम्प्ड फोर्स? तो डैम्प्ड फोर्स जो है ना, ये डैम्प्ड फोर्स जो C इंटू एक्स डॉट जो मैंने बताया है, यही डैम्प्ड फोर्स है। डैम्प्ड फोर्स, आई थिंक टर्म एग्जैक्टली एक्यूरेट टर्म शायद नहीं है, मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि इसको मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इसको सही एग्जैक्टली हम क्या बोलेंगे। लेकिन डैम्प्ड फोर्स कहेंगे या नहीं, वो उसमें डाउट है, लेकिन इसका पूरी चीज़ मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। यहाँ पर क्या है कि मान लो हम अर्थक्वेक के डायरेक्शन में बात करते हैं, तो मान लो कि एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब सिंगल स्टोरी फ्रेम हम कंसीडर कर रहे हैं।
इसको हम सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बोलते हैं। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होते हैं ना वो काइनेटिक इंडिटरमिनेसीज होते हैं। तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये जो है वो मास है, यहाँ पे स्टिफनेस है और स्टिफनेस के साथ में डैम्पिंग भी हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। अब मतलब यहाँ पर मतलब के जो है ना जो जो कॉलम है वो कॉलम जो है वो डैम्पिंग और स्टिफनेस दोनों को एक तरह से एग्जीक्यूट करेगा। तो क्या होगा, मान लो डिस्प्लेसमेंट आया, अब क्या हुआ, मान लो डिस्प्लेसमेंट आया, ये इधर से इधर गया और इसकी वैल्यू है x। अब x है मतलब डिस्प्लेसमेंट है, पहले डेल्टा लिखा था, अब x लिख रहा हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड टर्म में मतलब x डॉट वगैरह dx ओवर dt करने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। डेल्टा पहले इसलिए लिखा था क्योंकि आप लोगों को डेल्टा अब ज़्यादा कंफर्टेबल हो। अब क्या होगा, और यहाँ पे जो मोशन है ना ये वाला, ये है x g डबल डॉट, g डबल डॉट मतलब ग्राउंड का एक्सेलरेशन। तो हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होता है, हम कहते हैं भाई mx डबल डॉट, mx डबल डॉट डबल डॉट का मतलब हो गया एक्सेलरेशन प्लस cx डॉट, x डॉट का मतलब हो गया वेलोसिटी और cx डॉट का मतलब फोर्स ड्यू टू डैम्पिंग या फोर्स डिसिपेटेड बाय डैम्पिंग। तो डैम्प्ड फोर्स के बजाय आप इसको कहेंगे फोर्स डिसिपेटेड ड्यू टू डैम्पिंग या फोर्स ड्यू टू डैम्पिंग। तो जब हम फोर्स ड्यू टू डैम्पिंग कहते हैं तो ये कंफ्यूजन हो सकता है कि डैम्पिंग के कारण फोर्स आ रहा है, तो वो फोर्स डिसिपेटेड बाय डैम्पिंग इज द राइट वर्ड प्लस kx। तो अब फोर्स स्टोर्ड इन ड्यू टू स्टिफनेस या फोर्स ड्यू टू स्टिफनेस इज इक्वल टू F। अब F जो है वो टाइम के साथ होता है। अब F इस पर कोई फोर्स बाहर से हमने यहाँ पे F फोर्स अगर लगता तब इसको इस तरह से लिखते हम। पर अर्थक्वेक के केस में अगर मैं बात करूँगा अर्थक्वेक की, तो अर्थक्वेक के केस में क्या हो रहा है कि अर्थक्वेक के केस में ये फोर्स नहीं लगता है, सिर्फ ये लगता है। तो हम इसको हटा देते हैं, इक्वेशन बन जाएगी m x डबल डॉट प्लस एक्स जी डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0। अब आपको ये डाउट हो सकता है भाई एक्स जी डबल डॉट यहाँ कहाँ से घुस गया, तो उसको भले ही मैं आपका इंटरेस्ट होगा तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। थोड़ा सा मुझे ये डाउट है कि आपको कंफ्यूजन ना हो, पर बेसिकली ये है कि एक्स जो है ये टोटल एक्सेलरेशन है। m जो मास है उसका टोटल एक्सेलरेशन होगा x डॉट सॉरी x डबल डॉट प्लस एक्स जी डबल डॉट। x जो है ना जो 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 x है, x रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। हाँ बोलो सर। एक्स जी का मान 9.87 वही है 10 नहीं, अप्रोक्सीमेट। वो नहीं है, एक मिनट। x इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास m with respect to ground। वो नहीं है ये, जी नहीं है 9.8। वो तो वो धरती अपने इसको कितने आपको कितने एक्सेलरेशन से खींचती है या कितना फोर्स लगाती है खींचने के लिए, वो है, वो अलग है। ये तो अर्थक्वेक के टाइम पर जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं उनका एक्सेलरेशन है। जी ओके सर।
acceleration in acceleration in ground due to seismic event। seismic event में जो एक्सेलरेशन है, मतलब धरती हिल रही है ना, उसका एक्सेलरेशन है। ठीक है? ओके सर। अब यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग है देखना कि जो डैम्पिंग फोर्स है वो रिलेटिव वेलोसिटी के कारण है। जो स्टिफनेस वाला फोर्स है वो भी रिलेटिव के कारण है। लेकिन जो इनर्शियल ये है, इनर्शियल फोर्स है ये। तो इनर्शियल फोर्स जो है वो ये है टोटल के कारण, एब्सोल्यूट के कारण। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ अगर आप ये है इनर्शियल फोर्स, ये है डैम्पिंग फोर्स। सर आपका माइक म्यूट हो गया है।
हेलो। यस सर, आ रही है सर, अब आवाज आ रही है। ठीक है बेटे, थैंक यू। ओके, तो अब हम कह रहे हैं कि भाई इनर्शिया जो है स्ट्रक्चर का, वो मेन फैक्टर है जो कि सिस्मिक फोर्स को गवर्न करता है। जैसा हमने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि मास, यहाँ पर हमने कहा था कि भाई जो मास है, मास जो है वो ज़्यादा मास होगा तो ज़्यादा फोर्स आएगा, या ज़्यादा मतलब लेसर मास वाला जो स्ट्रक्चर है वो बेटर परफॉर्म करेगा। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। अब वो फिर से वही बात आ गई, तो उसको और थोड़ा-सा अलग तरह से प्रेज़ेंट किया गया है। हम कह रहे हैं यहाँ पर कि भई इनर्शिया जो है वो मेन फैक्टर है। अब इनर्शिया कैसे मेन फैक्टर हुआ? क्योंकि अब अभी जो इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने लिखी थी, mxg अ, mx डबल डॉट प्लस mxg डबल डॉट, ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको मैं थोड़ा-सा और रिफ्रेश कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये कैसी दिखेगी? ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको मैं mx डबल डॉट, अब xg डबल डॉट को मैं दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इज़ इक्वल टू माइनस mxg mxg डबल डॉट। ये मतलब ये एक है ना फाइनल टाइप की इक्वेशन, वो मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन है। आप इसको याद कर सकते हो। इसमें 2 स्टेप्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मतलब आपके कोर्स में तो ऐसी एज़ सच बहुत ज़्यादा इसकी हार्डकोर रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आप याद करोगे तो बेटर ही है। उम, अब यहाँ पर क्या है कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, बहुत इम्पोर्टेंट टाइप की इक्वेशन ऑफ मोशन ये है। अ ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये फाइनल फॉर्म टाइप का है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो पूरा। और इसके अलावा अ, ये जो अ, ये जो है, ये भी ये फर्स्ट स्टेप है उस इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो इसको मैं थोड़ा-सा इसको रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आप इसको और याद कर रहे हैं। यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो x डबल डॉट, तो इसको पहले स्टेप से ही आप लिख सकते हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अ, फ़ॉर्मूला है। तो ये फर्स्ट स्टेप है और वो फाइनल स्टेप है। इससे बीच में जो है वो एक्सप्लेनेशन है, तो आप इन दोनों को याद कर सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं, जो नीचे वाली इक्वेशन है, जो फाइनल हम जिसको फॉर्मूला को कह रहे हैं। तो ये क्या है, ये फॉर्म इस तरह की बन गई कि जो, अब जैसे ऊपर वाले को मैं फिर से एक बार शॉर्ट 1-2 एस्पेक्ट और बता देता हूँ। तो इसमें क्या है, इसमें हाँ, ये तो अप्लाइड फ़ोर्स है। ये जो है ना, ये तो अप्लाइड फ़ोर्स है। अब अप्लाइड फ़ोर्स को रेज़िस्ट किया जा रहा है। रेज़िस्ट कैसे किया जा रहा है? अप्लाइड फ़ोर्स को इनर्शिया से रेज़िस्ट कर रहा है। इधर रेज़िस्टिंग फ़ोर्सेज़ हैं। तो रेज़िस्टिंग फ़ोर्सेज़ में कौन-कौन से फ़ोर्सेज़ हैं? एक तो है इनर्शिया,
एक है डैम्पिंग, और एक है स्टिफनेस। ये 3 चीज़ें मिलके जो अप्लाइड फोर्स है उसको रजिस्ट करती हैं। बेसिक वाइब्रेशन की इक्वेशन है ये। ये इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वाइब्रेशन। इसमें मतलब अब इसमें अर्थक्वेक और अप्लाइड फोर्स दोनों हैं। अब अप्लाइड फोर्स विंड जैसे अप्लाइड फोर्स हो सकता है। अब अगर सिर्फ अर्थक्वेक है, यहाँ सिर्फ अर्थक्वेक है, ऊपर वाले में एफवी है तो वो जो ऊपर वाला है उसमें एफवी है तो उसमें जनरल वाइब्रेशन इक्वेशन हो गई, यहाँ पे सिर्फ अर्थक्वेक हो गया। अब जो एमएक्सी डबल डॉट है, एमएक्सी डबल डॉट जो है उसको आप अप्लाइड फोर्स की तरह देख सकते हो। वो एग्जैक्टली अप्लाइड फोर्स नहीं है वो, पर फिर भी वो अप्लाइड फोर्स की तरह बिहेव करता है। उसकी चीजें काफी तरह से अप्लाइड फोर्स जैसा है वो। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ अप्लाइड या अप्लाइड फोर्स है। और बाकी चीजें तीनों कोई इनर्शिया और वो सब हो गई। तो अब इसमें आप देख सकते हो कि जो मास है, मास का मतलब इनर्शिया। तो और जब हम मास जो है उसको आप इनर्शिया से कोरिलेट करके देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मास इनटू जो ग्राउंड एक्सेलरेशन है, वो दोनों मिलके अप्लाइड फोर्स बना रहे हैं। तो इस तरह से आप इस बात को समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो जो मास है या इनर्शिया है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सीस्मिक फोर्स में। अब यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, ये इसने गलत बनाया हुआ है। यू 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 जो है ना वो एक्स ही है, तो इसको आप ऐसे लिख लो, सिंपल एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स सॉरी सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स डबल डॉट जिसने कहा है ना, तो वो अभी ये कई सारी छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो ये लोग गड़बड़ करते हैं। तो ये एक्स टोटल है। एक्स टोटल क्या है? एक्स टोटल इक्वल टू एक्स प्लस एक्स जी। अब मुझे बताओ कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं लग रहा है? आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। क्योंकि ठीक है, अगर आपको कंफर्टेबल हो तो ठीक है। क्योंकि ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह, इनका आपको आइडिया होना चाहिए, आपको इनको सॉल्व नहीं करना है। आपको सिर्फ़ ये पता होना चाहिए भई हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, वो ऐसी दिखती है, उसमें ये होता है। अब इसकी इक्वेशन को मैंने क्यों हटाया वो भी बता देता हूँ। जो इसने बताया है कि भई इसकी इक्वेशन जो इसने लिखी है इसमें छोटी-सी गलतियाँ हैं। एक तो यू यहीं पे रख दिया, तो वो यू है ना, यू टोटल लिखोगे या फिर यू प्लस यूजी, उस तरह से यू डबल डॉट प्लस यूजी डबल डॉट। यू और एक्स यहाँ यहाँ पर जो हमारा एक्स है, इसने उसको यू लिखा है। दूसरा जो इसने डॉट लगाए हैं ना यू के ऊपर 2, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब होता है यू, जैसे डॉट अगर आपने लगाया तो du ओवर dt होता है, इसका मतलब टाइम के साथ डिफरेंशिएशन, ठीक है? तो अगर u डॉट है तो वेलोसिटी और आ, क्या बोलते हैं, डबल डॉट है तो एक्सेलरेशन। वो शायद आपको पता भी होगा, आपने उसमें सीखा होगा फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। अब जो जब हम बात ये करते सर हैं ये डैश स्क्रीन में ही पढ़ा, इसमें, स्क्रीन इंजीनियरिंग में ही में। पढ़ा था। अच्छा तो बताओ डैश का क्या मतलब है? तो क्या आपको याद है डैश, यू सर, डैश लगाया हुआ है? हाँ? हाँ? हाँ, यू डैश का तो सर वेलोसिटी होता है, डबल डैश का एक्सेलरेशन होता है, और सिंपल का होता है
डिस्प्लेसमेंट। नहीं वो तो ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो ठीक है, तुमने जवाब सही दिया। तो अगर मैं ऐसे कहूँगा कि एक्स डॉट का मतलब है dx ओवर dt, पर इसने दूसरा वाला जो यस है सर। ना, इसने इसने किया x यहाँ पर वो लगाया है इस तरह से, वो उसने यस ऊपर सर, इसका बना दिया। मतलब डबल डबल वो हो जाएगा, क्या? dx स्क्वायर अपॉन स्क्वायर dt। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, अभी शायद तुम्हारी सर वो स्क्रीन पे आया मतलब नहीं है। हाँ, एक मिनट भाई, फ़ोन आ रहा है मेरा, बड़ा अर्जेंट लग रहा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, नहीं अब, हाँ, एक्चुअली मुझे अभी कहीं जाना पड़ रहा है, थोड़ी अर्जेंसी है। तो ओके। अगर मैं 10-15 मिनट में वापस आ गया, तो मैं क्लास कंटिन्यू करूँगा। अगर मुझे 20 मिनट से ज़्यादा, मतलब आप अपना काम कर सकते हैं। अभी हाँ, 10:54 हो रहे हैं। 11:15 पे या 11:15 पे आप पेपर चेक कर लेना, अगर मैं वापस आ गया तो मैं स्टार्ट कर दूँगा क्लास, ठीक है? थोड़ी अर्जेंसी है ओके मुझे। ओके सर, इट्स ओके।